हाय एवरीवन, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 2 के कंप्लीट यूट्यूब बैच सीरीज़ को। ठीक है, जिसमें से हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है सिक्योरिटी का टॉपिक। ठीक है, जिसमें एक थीम पढ़ेंगे। प्लान कैसे रहेगा? प्लान ऐसा रहने वाला है कि हम लोग एक टॉपिक लेंगे जैसे सिक्योरिटी को। अब सिक्योरिटी जैसे कि टॉपिक लिए तो उससे रिलेटेड कितना थीम है जिसके बेस में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जिसके बेस में हम लोग क्या है नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी रेस्पेक्ट से एक थीम अपने को पढ़ना है आज, वो है नीड फॉर इंटरनल सिक्योरिटी प्लान इन इंडिया। ठीक है, पेपर 2 का कंप्लीट सीरीज़ होने वाला है। इससे आप लोग क्या है नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि स्लाइड को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि एज ए नोट्स फॉर्मेट में आप लोग उससे यूज़ कर सके हो। ठीक है, ये पूरा सीरीज़ कंप्लीट होने वाला है ना। डेली क्लास जो है इसमें कंडक्ट होगा। इसका जो स्लाइड है ये टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा। ये रहा टेलीग्राम चैनल, और कोई भी डाउट रहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस पीपीटी को कैसे यूज़ करना है देखो, ये पीपीटी एक बार सबसे पहले तो देख ले रहो। इसमें हर एक डायमेंशन को कवर किया गया है जिससे एग्ज़ाम में क्या है क्वेश्चन आ सके। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आंसर राइटिंग कर सको। इस पीपीटी को यूज़ ऐसे कर सकते हो कि या तो अपना नोट्स बना सकते हो, है ना, अपना नोट्स बना सकते हो, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इसका जो है पीडीएफ तो ये टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो इसको प्रिंट आउट करके अपने लिए नोट्स बना सकते हो। क्योंकि नोट्स अगर बनाओगे तब भी ठीक है, अगर नहीं बनाओगे तब भी ठीक है। कैसे? क्योंकि ये लिखा गया है वो नोट्स फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है, ये पूरा हेडिंग पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस पीपीटी को यूज़ कर सकते हो। पूरा कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। पूरा थीम बेस्ड हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सिक्योरिटी से स्टार्ट करते हैं, वो है नीड फॉर इंटरनल सिक्योरिटी प्लान इन इंडिया। तो कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो इंडियाज़ स्ट्रेंथ ऑन इंटरनेशनल स्टेज इज़ क्लोजली टाइड टू इट्स इंटरनेशनल कोहेजन एंड एबिलिटी टू एड्रेस चैलेंजेस इफेक्टिवली। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट फॉर्मेट में लिखा हुआ, पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर मेन बॉडी को कौन कौन से डायमेंशन से कवर कर सकते हो, फिर कंक्लूजन को। ठीक है, अब इसको जस्ट एक आंसर राइटिंग करना है, इसके हिसाब से नहीं लिखना है। इसमें हम लोग समझने भी वाले हैं इसको। तो देखो, इंटरनल सिक्योरिटी प्लान इन इंडिया का मतलब क्या होता है। देखो, इंडिया का अगर बात करोगे तो डाइवर्स कंट्री है, पूरा डाइवर्सिफाई है, हर डायमेंशन के लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे इथनिक ग्रुप का ले लो, चाहे कास्ट बेस्ड ले लो, पूरा डाइवर्सिफाई कंट्री है। तो इंडिया के लिए एक इंटरनली का बात करो चाहे आउटसाइड का बात करो, एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, ट्रैफिक का एग्जांपल लेते हैं। अगर ट्रैफिक के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन ना हो तो ये 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि उससे क्या हो सकता है। क्या एक्सीडेंट बढ़ जाएगा, हर कोई क्या है अपना मनमाना स्टार्ट कर देंगे, कोई ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, कोई बिना हेलमेट के यूज़ कर रहे हैं, जो है बाइक चला रहे हैं। तो अगर उसी सेंस में अगर कोई रूल बन जाए, है ना, कोई रूल बन जाए तो उसमें क्या ये सब चीज़ हो पाएगा? बिना हेलमेट के चलाएंगे क्या लोग? बिना लाइसेंस के चलाएंगे क्या? नहीं चलाएंगे। तो कोई भी चीज़ के लिए अगर एक प्लान है, जैसे कि यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी मतलब अंदर के लिए, इंडिया के अंदर में जितना भी सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न है उसमें अगर रूल्स रेगुलेशन बन जाए तो ये क्या फार बेटर रहने वाला है। तो इसी रेस्पेक्ट में हम लोग समझते हैं कि इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस जो हैं इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी से हैं, है ना, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस टर्मोइल को एक बार देखते हैं। क्योंकि जैसे कि सबको पता है 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है, आज़ाद हुआ है, तो 2 पार्ट में बटा है, एक पाकिस्तान गया है, एक क्या है इंडिया हुआ है। जब उस समय के सिचुएशन को देखोगे तो जो पाकिस्तान का जो आक्रोश है इंडिया के प्रति वो वहाँ पे देखने को मिलता है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो टर्मोइल देखोगे, आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इंडिया फेसेस वायलेंस एजिटेशन इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट अपराइजिंग इन बंगाल एंड सदर्न ड्यूरिंग द अर्ली 1950s में। ये सब देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला है? कोई माइनॉरिटी ग्रुप हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा आवाज़ को उठा नहीं रहे हैं, हमारा जो डिमांड है उसको मान नहीं रहे हैं, है ना। कोई फेस करेगा कि ये कम्युनिटी है तो इसको अंडर प्रिविलेज कंसिडर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बहुत सारे यहाँ पे सिचुएशन इमर्ज हुआ जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था। तो एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में कि पोस्ट इंडिपेंडेंस टर्मोइल। तो कैसे याद रखोगे आप लोग? क्या करोगे कि ये पॉइंट है, इसको रिमेंबर करना, इसको याद रखना, उसके बाद ये अंदर का तो अपने से भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा जो दिक्कत
चैलेंजेस हैं इंडिया में, इंटरनल सिक्योरिटी को पढ़ रहे हैं ना, इसको याद रखना है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इंडिया में, वो है टेररिज्म का, ये भी एक चैलेंजेस है। बल्कि ये तो पूरा एक चैप्टर है, इसको डिटेल में करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन अभी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें अब लोग समझ लेते हैं। जो सेकेंड जो चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए वो है टेररिज्म का चैलेंजेस। इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ वायलेंस थ्री टू अचीव पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और फिर रिलीजियस ऑब्जेक्टिव। ये क्या है, वायलेंस बेस्ड यूज़ करते हैं, थ्रेट है, लोगों के लिए थ्रेट है, क्या अचीव करने के लिए, चाहे पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए, आइडियोलॉजिकल या फिर रिलीजियस ऑब्जेक्टिव। तो जो टेररिज्म है वो आया कहाँ से और क्यों लोग टेररिस्ट एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना चाह रहे हैं? क्योंकि कुछ सेक्शन को देखोगे जहाँ तक गवर्नमेंट का पहुँच नहीं है, तो वो लोग क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट हमारा मांगे पूरा नहीं कर रही है ना, कि ये एरिया डेवलप है और ये दूसरा एरिया जो है अंडर डेवलप है, हमारा एरिया अंडर डेवलप है, दूसरे साइड जाओगे, दूसरे स्टेट में जाओगे तो ये डेवलप हो रहे हैं, दूसरे स्टेट ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, है ना, दूसरे स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, लेकिन हमारा तो ध्यान ही नहीं दे रहा है गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है, एक पीपल के ऊपर क्या है, एक आक्रोश पैदा हो जाता है। जैसे आक्रोश पैदा हुआ तो क्या है, एक टेररिज्म की साइड उसका ध्यान चला जाता है कि वायलेंटली और थ्रेट के जरिए से, है ना, नुकसान पहुंचा के हम लोग पॉलिटिकल गेन करेंगे जिससे हम अपना भलाई कर सकते हैं। सेम आइडियोलॉजिकल गेन के लिए करते हैं, रिलीजियस ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं। ठीक है, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन इंडिया। अब एग्जाम्पल लोगे जैसे कि नोटेबल ग्रुप इंक्लूड लश्कर-ए-तैयबा हो गया, जैश-ए-मोहम्मद हो गया, इंडियन मजाहिदीन हो गया, हिजबुल्लाह मुजाहिदीन हो गया। तो देखो आंसर राइटिंग जब भी करोगे, टेररिज्म तो है एक टॉपिक, तो टेररिज्म के अंदर अपने को कुछ भी नहीं लिख के आ जाना है ना। टेररिज्म के अंदर जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल को अगर कोट कर देते हो तो क्या आपका आंसर जो है वो इनरेच हो जाएगा, है ना, थोड़ा उसका वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए जो यहाँ पे जो कंटेंट भी प्रिपेयर किया गया है, स्लाइड में लिखा गया है, वो इस हिसाब से लिखा गया है कि यहाँ से आप लोग कुछ गेन कर सको, यहाँ से पूरा का पूरा पेपर 2 का नोट्स बना सको। ठीक है, ये तो समझते चलेंगे कि क्या है सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी चैलेंजेस क्यों है, क्या है, सब कवर करेंगे। साथ में इसका पीपीटी को भी हम लोग अपलोड कर देंगे जिससे फ़ायदा हो जाए। सेकंड जो है साइबर सिक्योरिटी का इशू है इंडिया में। अभी इंटरनल सिक्योरिटी चल रहा है, ठीक है, बाद में हम लोग अगले लेक्चर में जो आउटसाइड सिक्योरिटी जो है उसको डिस्कस करेंगे। अब देखो थर्ड जो इशू क्या है वो है साइबर अटैक का। विथ इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी यूज़ साइबर अटैक पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट यहाँ पे है। जैसे कि क्या है, साइबर अटैक में क्या होता है, जैसे कि कोई मोबाइल फ़ोन को क्या कर रहे हैं, हैंग कर दिए, अदर जो पीपल है वो मोबाइल फ़ोन का एक्सेस ले रहे हैं। सेम कंप्यूटर में ऐसा चीज़ हो रहा है, जैसे बैंक का हैकिंग हो रहा है। तो साइबर अटैक मीन्स इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। साइबर अटैक पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट। दिस अटैक कैन टारगेट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सिस्टम, देखो आया ना यही, फाइनेंशियल सिस्टम, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, है ना। जैसे कि कोई इंसान अगर आधार कार्ड का क्या है डाटा ले रहे हैं, तो उस डाटा के बेस में आपका पूरा इन्फॉर्मेशन उसको पता चल जाएगा। उसके बेस में अपना जितना चाहे बैंक से रिलेटेड डिटेल हो, पैन कार्ड से रिलेटेड डिटेल हो, सब कोई क्या एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जब एक्सेस होगा तो इम्पैक्ट हो जाएगा किसका, इकोनॉमी सिक्योरिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे देखो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी बता दिया, यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे टारगेट हो सकता है, किसको अटैक हो सकता है, यहाँ पे इसको भी मैं बता दिया, प्लस इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसको भी मैं इस स्लाइड में जो 3 लाइन का है इसमें पूरा डिटेल यहाँ पे भर दिया, बता दिया हूँ। यही चीज़ अगर आंसर में लिखोगे तो क्या रिच होगा, आंसर का इन्हेंसमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है, कुछ भी लिख के नहीं आ जाना है। अगला नेक्स्ट जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड सोशल फिशरीज। जैसे कि अगर सदर्न इंडिया में जाओगे तो ज़्यादा डेवलपमेंट दिखेगा, नदर्न इंडिया में जाओगे तो थोड़ा उससे अपेक्षा क्या है कम डेवलपमेंट मिलेगा। तो इससे क्या है लोगों के ऊपर क्या है एक आक्रोश आ जाता है, एक सेंटीमेंट आ जाता है कि इस स्टेट का देखोगे तो ज़्यादा डेवलपमेंट है, इस स्टेट में गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हमारा स्टेट को नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं। या हर स्फीयर में देख सकते हो, चाहे कोई भी स्कीम ला रहे हैं तो इस स्टेट को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, इस स्टेट को कम प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो सोसाइटल लेवल में भी इस चीज़ को देखा जा सकता है, प्लस इकोनॉमिक लेवल में भी इस चीज़ को
कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी एंड द कम्युनलिज्म क्रिएट फिशरीज इन सोसाइटी, फिशर्स मेकिंग इट्स सब्सेप्टिबल टू एक्सटर्नल मैनिपुलेशन फॉर सिक्योरिटी थ्रेट। अब जैसे देखो एक चीज़ यहाँ पे सोचना, ये मान लो कोई स्टेट ए है और ये स्टेट यहाँ पे क्या है, बी है। बी स्टेट जो है ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ज़्यादा डेवलपमेंट है, एजुकेशन के मामले में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वहीं पे कंसिडर करोगे ए को तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब सी आएगा और ए को बोलने वाले हैं, बोलेगा कि हमारा इसमें साथ दो, कि जैसे कि हमारा साथ देते हो फिर हम इस स्टेट को, जो ए का स्टेट है उसको हम लोग एकदम डेवलपमेंट बना देंगे, बी से भी ज़्यादा डेवलपमेंट बनाएंगे। तो ये क्या ए इसका साथ देगा कि नहीं देगा? ऑब्वियसली इसका साथ देगा। और ये साथ देगा कौन हो सकता है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है ना, कोई पॉलिटिकल गेन के लिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी करेगा, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा कि ये जो है ये टेररिस्ट ग्रुप की तरफ क्या है, अट्रैक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो है एक चैलेंजेस यहाँ पे भी पोज कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इन सोशल फिशरी एक टॉपिक है, कवर समझ आया। नेक्स्ट जो चैलेंजेस हैं वो हैं टेक्नोलॉजी एंड साइबर वारफेयर, क्योंकि जैसे अभी देख रहे हो मशीन लर्निंग का ज़माना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है ना, कुछ का कुछ बना दे रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, 5G आ जा रहे हैं। तो एडवांस इन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग AI, मशीन लर्निंग, 5G अल्टर द सिक्योरिटी लैंडस्केप के भी चैलेंजेस पोज कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अभी के जो सिनारियो देखोगे, जैसे कि बॉर्डर एरिया का देखोगे, तो ऐसे ड्रोन सिस्टम बन रहा है कि ह्यूमन को डिटेक्ट कर रहे हैं, उसका तो पता भी नहीं लग रहा है कि ये ड्रोन आया कहाँ से, है ना। तो ऐसे यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट अभी हो चुका है। साइबर टेररिज्म हो गया, फिशिंग अटैक हो रहा है, एंड साइबर फ्रॉड पोज रिस्क टू इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, पूरा टारगेट कर रहे हैं। ऐसा टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। साइबर वारफेयर ऐसा स्टार्ट हो गया है, जिससे क्या है फ्रॉड जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, समझ रहे हो। ठीक, अगला जो यहाँ पे सिक्योरिटी का एक पार्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन इशू। कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, क्योंकि कोई भी प्लान बनाओगे, कोई भी प्लान के लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे कोऑर्डिनेशन किसके बीच हो सकते हैं, चाहे CAPF हो गया और स्टेट पुलिस के बीच हो गया। इसको अगर एक एग्जांपल लेके देखें, कोई भी प्लान चाह रहा है कि गवर्नमेंट इनिशिएट करना, कोई भी ऑपरेशन चाह रहे हैं, अगर CAPF और स्टेट पुलिस दोनों का ऑपरेशन रहा, दोनों का कोऑर्डिनेशन रहा, तो क्या ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन CAPF एक अलग काम कर रहे हैं, अलग डायमेंशन में जाके सेम ऑपरेशन के लिए, सेम स्टेट पुलिस सेम ऑपरेशन के लिए अलग डायमेंशन में जाके काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का इशू हो रहा है ना। अलग अलग जो है अलग अलग बेस में ये लोग क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो गए हैं। अगर वही चीज़ साथ होकर अगर कोई भी ऑपरेशन को अंजाम दे तो सक्सेसफुल होता है। तो एक चीज़ जो अभी जो इंटरनल सिक्योरिटी में चैलेंजेस देखा जा सकते हैं वो है एक कोऑर्डिनेशन इशू का, ठीक है, समझ आया। तो ये तो रहा कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, किससे रिलेटेड, कि इंटरनल सिक्योरिटीज़ में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो एक टॉपिक है, अगर याद करना चाहो तो किसको याद रखोगे, ये जो रेड में लिखा हुआ है उसको याद रखना है, और इसका सेकेंडरी याद रखना है कि ठीक है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस टर्मोइल में ये याद किए थे तो इससे रिलेटेड हम लोग ये लिख सकते हैं, ऐसे करके पूरा, क्योंकि 1 by 1 करके एकदम अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट, वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं रख सकते। फिर दूसरा हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी में क्या पढ़े हैं, टेररिज्म को हम लोग कवर किए, फिर साइबर सिक्योरिटी को कवर किए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सोशल फीचर्स को कवर किए, फिर टेक्नोलॉजी एंड साइबर वेरफेयर को डिस्कस किए। हालांकि ये सब एक टॉपिक जो है ये अपने आप में खुद चैप्टर है, इसको आगे डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, लेकिन जो पॉइंट है नीड फॉर इंटरनल सिक्योरिटी इसको तो कवर कर लेते पहले। फिर एक है कोऑर्डिनेशन इशू। अब थोड़ा ग्लोबल कंटेस्ट हम लोग देख लेते हैं, इससे हमें यहाँ पे कुछ डाटा मिल जाएगा जिससे हम लोग एग्ज़ाम में कोट कर सकें। ये पूरा स्लाइड बना है पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं, जो आंसर लिख सकते हो, और एक जितना डायमेंशन हो सकते हो उसको यहाँ पे कवर करने का ट्राई हुआ है। ग्लोबल कंटेस्ट अगर देखा जाए सिक्योरिटी को लेके, इंडिया सिक्योरिटी इज़ इंटरवाइंड विथ ग्लोबल चैलेंजेस इंक्लूडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉवर्टी, ह्यूमन राइट कंसर्न। क्योंकि अगर पॉपुलेशन अगर ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, रिसोर्स का जितना रिसोर्सेस हैं वो कमी होगा, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है उसमें दिक्कत आएगा। ओवर पॉपुलेशन होने से सबको पता है कि क्या क्या दिक्कत यहाँ पे होता है,
ठीक है। ओवर पॉपुलेशन हुआ तो पॉवर्टी का दिक्कत हो सकता है, ह्यूमन राइट कंसर्न हो सकता है। अब ह्यूमन राइट कंसर्न सपोज हुआ तो इससे क्या है, लोगों के मन में फिर एक आक्रोश का भावना जो है पैदा हो जाएगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। पॉवर्टी के सीन में अगर देखा जाए तो पॉवर्टी वाले लोग क्या समझेंगे कि गवर्नमेंट हमारे लिए स्पेसिफिक स्कीम नहीं रन कर रही है। समझ रहे हो? तो ये तो कुछ यहाँ पे जो भी चैलेंजेस हैं ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया में ज़्यादा इस चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, क्योंकि पॉपुलेशन के मामले में बहुत ज़्यादा इंडिया, पॉवर्टी के मामले में बहुत ज़्यादा है, और ह्यूमन राइट कंसर्न लगातार इसमें डिस्कस होते ही रहता है। इन अप्रैल 2023 UN ह्यूमन राइट एक्सपर्ट रेज कंसर्न अबाउट द आर्बिट्ररी डिटेंशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन राइट डिफेंडर मोहम्मद अफसान उन्टू इन इंडिया। तो ये देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इंडिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन साउथ एशिया अलॉन्ग इम्पॉर्टेंट इंडियन ओशियन ट्रेड रूट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन इंटरनल सिक्योरिटी। कैसे देखो, इंडिया का जब लोकेशन यहाँ पे देखोगे तो इंडिया नीचे अगर जाओगे तो पूरा वाटर है, ओशियन है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। तो जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन माने जाते हैं इंडिया को, तो इंडिया इस मामले में दो तरीके से कैपेबल हैं। कैसे? एक तो ओशियन से अटैक कर सकते हैं और दूसरा जो है वो लैंड फील्ड से यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए जो साउथ एशिया का अगर देखा जाए तो इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पावर पॉइंट यहाँ पे इमर्ज होकर आता है। द कंट्री शेयर बॉर्डर विथ सेवरल नेबर, है ना, इंक्लूडिंग चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इससे क्या है, पूरा पावर शेयर करते हैं। इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ प्रोजेक्टेड टू रीच 7 to 8 बिलियन विद इन द नेक्स्ट 25 ईयर। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ से या फिर डेमोग्राफिक डिवाइडेंस से, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पे इसको कोट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इजीली कोट कर सकते हो। करेंटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ अकर इन जस्ट 6 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। अब देख लो, पूरा हाफ ऑफ कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो जस्ट 6 मंथ में अकर हुआ है, और उसमें से एक कंट्री का नाम है कौन? इंडिया। तो इससे हम लोग क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया का वो क्या है, हाईएस्ट हो चुका है। ठीक है। मैनेजिंग सच अ पॉपुलेशन ग्रोथ इज क्रूशियल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एज इट्स इम्पैक्ट रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल स्टेबिलिटी। जैसे कि अभी डिस्कस किए, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो क्या है, इंडिया को अगर एज ए इंडिया स्पेसिफिकली इसको कंसीडर किया जाए तो एक तो डाइवर्सिफाई कंट्री है, और यहाँ पे जो है इथनिक ग्रुप, डिफरेंट इथनिक ग्रुप के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट क्या है रिलीजन के लोग यहाँ पे क्या है रह रहे हैं। तो हर लोगों के लिए, हर रिलीजन को, हर जो इतना भी डाइवर्सिफाई जो कंट्री है, इसके लिए एक प्लान बनाना ये क्या है, अपने आप में एक चैलेंजिंग हो जाता है, चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। ठीक है। और पॉपुलेशन ग्रोथ से चाहे रिसोर्स का ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर का ले लो, सोशल स्टेबिलिटी का ले लो, ये क्या है, यहाँ पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो व्हाट आर द की एंड द इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्व इन इंटरनल सिक्योरिटी। तो देखो क्या क्या ऐसे, इतना तो समझ लिए कि जो ग्लोबल कंटेक्स्ट और इंडिया का रेस्पेक्ट है, इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब अगर देखोगे तो क्या ऐसा इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, इसका मतलब क्या है, क्या क्या हमारे पास फ्रेमवर्क हैं जिससे इसको डील किया जा सके, इंटरनल सिक्योरिटी को जो है इसको डील किया जा सके। तो सबसे पहला है वो है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देखते हैं। तो इसको हो सके तो याद कर सकते हो एग्ज़ाम में कोट करने के लिए, आंसर राइटिंग में कोट करने के लिए। यह है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड वेरियस अदर जो भी एम है एड्रेसिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, पूरा लीगल फ्रेमवर्क है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है। अब इसके अंदर अपने को जाने का ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट कोड करने के लिए यहाँ पे याद रखना है। क्लियर है? क्या समझ आया? चलो, इसके साथ जो ये तो लीगल फ्रेमवर्क हो गया, इसके साथ और कौन कौन से जो यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को जो है डील करते हैं। तो सबसे पहले है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, इट वाज established by the British in 19th century. The director of the intelligence bureau is typically the most senior police officer in the country and has a direct access to Ministry of Home Affairs, Prime Minister, National Security Advisor. तो एक जो
डिपार्टमेंट है जो इंटरनल सिक्योरिटी को डील करते हैं वो कौन सा है? इंटेलिजेंस ब्यूरो है। फिर अगला जो है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है। तो ये कौन सा काम करते हैं इसको देखते हैं। जो NATGRID, इट इज़ एन प्लेटफॉर्म क्रिएटेड टू एड सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन काउंटरिंग टेररिज्म फॉर नेशनल सिक्योरिटी। तो जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है ये क्या करते हैं? काउंटरिंग टेररिज्म करता है। टेररिज्म को क्या करते हैं यहाँ पे? काउंटर करता है। इट लिंक वेरियस डाटाबेस सच एज रेलवे, पुलिस, स्टोलन व्हीकल, इमिग्रेशन, एयरलाइन, पासपोर्ट, व्हीकल ओनरशिप, इन सब चीज़ को क्या करता है? पूरा एक्सेस करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ लो, जैसे कि कोई भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहे हैं तो उसमें अपने को क्या चाहिए? कुछ डाटा चाहिए, मैप चाहिए। अगर हर डिपार्टमेंट का डाटा अपने पास रहेगा तो क्या काउंटर टेररिज्म करने में आसानी होगा कि नहीं होगा? है ना, क्योंकि अपने को तो सब चीज़ पहले से पता है कि इसका मैप यहाँ है, जाना यहाँ है, यहाँ पे इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। तो इस सब चीज़ को, जो डाटा बेस को और पूरे डिपार्टमेंट को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? वो है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है। ठीक है, जो काउंटर टेररिज्म में सहायता करते हैं फॉर नेशनल सिक्योरिटी। फिर अगला है वो है मल्टी एजेंसी सेंटर। इट हैज़ बीन स्ट्रेंथेन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू ऑपरेट 24/7 फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये भी एक क्या है? 24 घंटा काम करने वाले मल्टी एजेंसी सेंटर हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो क्या करते हैं? ये कलेक्ट करते हैं और कोई भी ऑपरेशन चला रहे हो या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितना भी डिपार्टमेंट है उसको ये डाटा क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मल्टी एजेंसी सेंटर। इतना तक समझ आया। अब अगला टॉपिक देखते हैं, वो है सजेशन रिलेटेड टू मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया। क्या क्या ऐसे सजेशन हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को अच्छे से क्या है? रेगुलेट कर सकते हैं। जितना भी सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस हैं इंडिया में, पार्टिकुलरली बात किया जाए इंटरनल सिक्योरिटी का, तो उसको कैसे हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन, इंटरनल सिक्योरिटी का कुछ सिद्धांत होना चाहिए। मीन्स इंडिया शुड हैव अ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन दैट आउटलाइन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री। जितना भी इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस जो फेस करे इंडिया, उसका क्या एक सिद्धांत बना लो। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट ड्राफ्ट प्रिपेयर बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल NSD रिमेन इलूसिव। अभी तक ऐसा बन तो गया है, प्रिपेयर तो हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन बना नहीं है। तो एक जो सजेशन जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं वो है इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन के रिलेटेड। फिर अगला देख सकते हैं वो है रिस्ट्रक्चरिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो CBI को, क्योंकि जो CBI का जो फॉर्मेशन का डेट अगर देखोगे तो बहुत पुराना है, बहुत पहले का है। और वो जो कंस्ट्रक्शन किए थे, इसको बनाया गया था, इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो उस समय के सिचुएशन को देख के किए गए थे। लेकिन अभी जो है 2025 चल रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? मॉडर्नाइजेशन चाहिए इसमें। तो इसलिए इसको रिस्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी होता है। द टू प्रीमियर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो और दूसरा कौन है? CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायर रिस्ट्रक्चरिंग। इट इज़ हाई टाइम दैट गिवन अ स्टैट्यूटरी बेसिस टू IB with a safeguard to prevent the misuse of intelligence to bolster the party in power। ठीक है, अगर यही CBI इंटेलिजेंस ब्यूरो अगर एज ए इंडिपेंडेंट होके काम करे, है ना, अगर इंडिपेंडेंट होके काम करे, अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं, है ना, अपना ऑर्गेनाइजेशन खुद बना सकते हैं, तो क्या ये इसका जो इंडिपेंडेंट होना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल सही रहने वाला है, क्योंकि अपना डिसीज़न खुद ले रहे हैं। अपना डिसीज़न लेने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसका परमिशन लेना नहीं पड़ रहा है। मतलब अगर ये खुद अपना डिसीज़न ले सकते हैं तो अपना काम खुद कर सकते हैं, जिससे ये क्या होगा? स्ट्रेंथन होने वाला है। CBI इज़ अ एनोमेलस अरेंजमेंट इन द रिकमेंडेड इन 24 रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। ये तो स्टैटिक पोर्शन हो गया। द नीड ऑफ द हावर इज इन टू स्ट्रेंथन द CBI इन टर्म्स ऑफ लीगल मैंडेट, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और रिसोर्स के मामले में। अब देखो CBI मान लो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि गवर्नमेंट अपने को फंड देंगी तभी हम लोग काम करेंगे, तो क्या है? एक डिपेंडेंट हो गया, तो CBI यहाँ पे ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है कि लीगल मैंडेट हो गया, किसी को अरेस्ट कर रहे हो, सपोज एग्जांपल दे रहे हैं, किसी को अरेस्ट कर ले रहे हो, तो उसके लिए किसका
परमिशन चाहिए, गवर्नमेंट का परमिशन, उसका एनकाउंटर करना है तो इसमें भी गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, कि ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक से इसके पास इक्विपमेंट नहीं है जिससे, है ना, पता लगा सके। सीबीआई का जो काम है उससे रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट है वो ठीक से नहीं है, तो यहाँ पे पूरा दिक्कत क्रिएट करता है। तो इसी मामले में एक रिस्ट्रक्चरिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो सीबीआई को होना यहाँ पे जरूरी है। फिर और क्या सजेशन है कि स्ट्रेंथन करना है सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्सेस, जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, और स्टेट पुलिस को, क्योंकि अभी देखा गया है कि इसमें कोई ठीक से कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाता। द प्राइम मिनिस्टर वांट्स द पीएमओ टू फंक्शन एज अ पीपल्स पीएमओ, indeed it should, but of greater value, more relevant would be the transformation of the rural police, मतलब that we have inherited from the British into the people's police। तो मेन पॉइंट यहाँ पे बोलना ये चाह रहे हैं कि इसका अगर कोऑर्डिनेशन है, स्ट्रेंथन करना है, सीएपीएफ अगर ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया, स्टेट पुलिस ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया, प्लस दोनों अगर एक साथ मिल के काम करें तो ठीक से काम कर सकते हैं, जैसे अभी पिछले स्लाइड में इसका डिस्कस किए हैं। फिर जितना से ज़्यादा हो सके उतना टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो है एडवांस टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल का टाइम आ चुका है। तो आर्टिफिशियल के ज़माने में हम लोग जो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे यूज़ करना है। देयर इज़ ए इनॉर्मस स्कोप फॉर टेक्नोलॉजिकल इनपुट इनटू द फंक्शनिंग ऑफ पुलिस इन द कंट्री। दिस इनपुट वुड एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है कैसे? एक गन से कितना फायर कर सकते हो, मान लो 6 फायरिंग कर रहे हो, तो अभी के एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है 12 फायरिंग कर रहे हैं, तो क्या अलग हो रहे हैं, है ना। अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ किए तो क्या है मनी मल्टीप्लायर हो रहे हैं, यहाँ पे जो टर्म किया गया है वो फोर्स मल्टीप्लायर यूज़ हो रहे हैं। तो एज अ सजेशन बाई पीएम हिमसेल्फ एज अ डीजीपी कॉन्फ्रेंस इन 2021, देयर इज़ अ नीड टू सेट अप हाई पावर टेक्नोलॉजी मिशन टू रिकमेंडेड the adoption of the latest technology for new challenges which the police are already facing and likely to face in future। तो देखो अगर ज़्यादा से मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो तो उसका जो वर्क है इजी डूइंग ऑफ बिजनेस है वो इजी होने वाला है, और जितना भी केस भी पेंडिंग है तो ये सब यहाँ पे जल्दी से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर अगला जो रिकमेंडेशन है वो है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। इंडिया लेक अ वेल क्राफ्टेड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, क्योंकि अपने पास अगर जिसके पास अच्छे से स्ट्रेटजी है, चाहे एग्ज़ाम का ले लो, सेम पॉइंट यहाँ पे आ रहा है नेशनल का ले लो, अगर नेशनल के पास कोई भी कंट्री के पास उसका सिक्योरिटी से रिलेटेड, है ना, सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर उसका स्ट्रेटजी स्ट्रांग है तो उस कंट्री को, उस देश को कोई यहाँ पे वार, चाहे वार का ले लो, कोई यहाँ पे हरा नहीं सकता। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ले लो, चाहे एजुकेशन के मामले में ले लो, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में ले लो, ठीक है। तो सिक्योरिटी यहाँ पे एक मच रोल प्ले करते हैं सिक्योरिटी का स्ट्रेटजी, जिससे इंडिया क्या कर रहा है यहाँ पर लेक हो रहा है, ठीक है। अ रेगुलर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी वुड प्रोवाइड अ क्लियरली इंड, है ना, क्लैरिटी ऑन इंड वे एंड मीन्स कि क्या करना है, कौन सा सिचुएशन में क्या अपने को स्टेंस लेना है, कहाँ से अपने को क्या है ड्रॉबैक होना है। तो ये सब चीज़ जो है फ्रेम होता है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में, जो कि इंडिया अभी लेक कर रहे हैं। तो इसके लिए एक सजेशन यहाँ पे दिए गए हैं। फिर काउंटर टेररिज्म इफर्ट लगाओ, पोस्ट, है ना, काउंटर टेररिज्म इफर्ट पोस्ट द 2008 मुंबई अटैक जो हुआ था, देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म इंक्लूडिंग द अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 317 एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन इन जम्मू कश्मीर। तो काउंटर टेररिज्म एफर्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जितना काउंटर कर सके हो टेररिज्म को उतना बेस्ट रहेगा, चाहे सोसाइटल का ले लो चाहे इकोनॉमिकल ले लो, ठीक है। फिर अगला अगर देखें तो व्हाट इज़ द नीड इन वे फॉरवर्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी प्लान फॉर इंडिया। ये तो क्या है, कुछ सजेशन है, ठीक है, क्या है, चाहे काउंटर टेररिज्म का ले लो, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का ले लो, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी करना है, ये क्या है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये सजेशन दिए। लेकिन अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, क्या हम आगे यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन होना चाहिए। द कंट्री शुड हैव अ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन टू एड्रेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। जैसे कि पिछले ही स्लाइड में बताया कि कौन से सिचुएशन में क्या स्टेंस लेना है, कहाँ पे ड्रॉबैक होना है, ये सब कहाँ डिस्कस हुआ रहेगा, वो नेशनल सिक्योरिटी जो डॉक्ट्राइन है वहाँ पे डिस्कस होगा। द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड हैज़ वर्क ऑन ड्राफ्ट बट दे वर नेवर अप्रूव्ड।
लेकिन यहाँ पे ड्राफ्ट अभी हो चुका है, जो डॉक्ट्राइन है नेशनल सिक्योरिटी का, ये ड्राफ्ट अभी हो चुका है, लेकिन ये अप्रूव होना यहाँ पे बाकी है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू हैव कंसिस्टेंट अप्रोच टू इंटरनल सिक्योरिटी स्पेशली ड्यूरिंग चेंज इन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये पहला हम लोग वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन होना यहाँ पे चाहिए। सेकेंड जो है वो है इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री। अगर सपोज़ करो कि इंटरनल सिक्योरिटी जो चैलेंजेस हैं उसको कम करने के लिए प्रॉपर उसका मिनिस्ट्री बना दिया जाए, अगर डेडिकेट उसका मिनिस्ट्री बना दिया जाए तो ये भी एक वे फॉरवर्ड में हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि अगर स्पेशली कोई भी चीज़ के लिए डेडिकेट होके कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, कोई मिनिस्ट्री बनाया जाए, तो उसको कई हद तक हम लोग क्या रिड्यूस कर सकते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ इज टू हैवी एंड अनवाइडली लीडिंग टू डिले एंड अनएडिक्वेट अटेंशन टू इंटरनल सिक्योरिटी मैटर। देखो, जिसके पास अगर ज़्यादा ही काम है, एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लो क्लियरली, अगर ज़्यादा बुक पढ़ोगे तो रिवाइज करना दिक्कत हो जाएगा, अगर वही कम बुक पढ़ोगे तो उसमें ईजिली रिवाइज कर सकते हो। सेम नेशनल लेवल में सोचो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इसके पास वास्ट वर्क है ना, वास्ट डाइवर्सिटी वर्क है जिसे उसको करना है, लेकिन वो क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी जो चैलेंजेस उसको कम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। अगर वही चीज़ में नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री बन जाए, डेडिकेटेड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मिनिस्ट्री बन जाए, तो क्या पूरा फुली 100% देख के उस काम को कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हर काम को क्या है कर सकते हो मिनिस्ट्री, क्योंकि ये प्रॉपर जो है उसी के लिए इसको बनाया गया है। तो इट इज़ अ टाइम टू है ना अपॉइंट अ यंग सीनियर मिनिस्टर टू इंडिपेंडेंटली हैंडल इंटरनल सिक्योरिटी। और यहाँ पे ये भी है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना, कोई गवर्नमेंट के फोर्स में, गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाला नहीं होना चाहिए। सपोज़ करो यहाँ पे कोई टेररिस्ट है, अब कोई टेररिस्ट है तो इसको फायर करोगे, सामने टेररिस्ट है तो इसको फायर करने के लिए परमिशन थोड़ी ना लोगे, वहाँ पे गवर्नमेंट से परमिशन थोड़ी ना लोगे कि हमें पहले परमिशन दो फिर हम इसको फायर करेंगे, ऐसा नहीं। ये आगे टेररिस्ट है उसको तुरंत फायर करना है। तो इसका क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट को दर्शाता है। अगर आपका बॉडी कोई भी मिनिस्ट्री अगर इंडिपेंडेंट है तो तुरंत वहाँ पे डिसीजन ले सकते हो, तुरंत यहाँ पे काम हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 355 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द यूनियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एवरी स्टेट फॉर एक्सटर्नल एग्रेशन and internal disturbance and for ensuring that each state government operate in accordance with Indian Constitution, कि हर स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ही रह के काम करें। तो ये स्टैटिक है, इसको कोट कर सकते हो। अगर आर्टिकल हो गया, कोई जजमेंट हो गया, है ना, इसको अगर कोट करते हो तो आंसर का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। फिर आते हैं नक्सल प्रॉब्लम को, इसको हम लोग वे फॉरवर्ड में कंसिडर कर सकते हैं नक्सल प्रॉब्लम को। The Minister of State for Home Affairs reported in the Rajya Sabha that National Policy and Action Plan has led to significant decrease in left-wing extremism, violence and its geographical influence। क्योंकि ठीक है यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अभी भी नक्सल प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली परसिस्ट कर रहे हैं। चाहे ले लो नदन ईस्टर्न साइड के स्टेट को ले लो, तो वायलेंस और जो डेथ है डिक्रीज़ हुआ है नो डाउट, लेकिन अभी भी परसिस्टेंस हो रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना जरूरी है। वायलेंस एंड डेथ हैज़ डिक्रीज बाई 73% सिंस 2010। देखो डाटा मिला। द नंबर ऑफ द पुलिस स्टेशन रिपोर्टिंग जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रेट ऑफ वायलेंस हैज़ आल्सो डिक्रीज है। तो ये अपना कोट करने के लिए डाटा हो गया। विथ नक्सल ऑन बैड फुट, इट इज़ अ टाइम फॉर गवर्नमेंट टू ऑफर देम अ यूनिलेटरल सीज फायर, परसुएड देम टू नेगोशिएट, एड्रेस देयर ग्रीवेंस एंड ट्राई टू इंटीग्रेट देम इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी। क्योंकि ये जितना भी नक्सलिज्म बन रहे हैं, नक्सलाइट बन रहे हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो रहे हैं, तो ये क्या है, पूरा भूले भटके ही तो लोग हैं, है ना। क्योंकि नक्सलाइट लोग, टेररिस्ट लोग आके क्या है, यंग पीपल को कैसे फंसा रहे हैं कि गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाओ, हम पूरा एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे सड़क बनवा देंगे। तो ऐसा क्या है, उसको एक अट्रैक्शन करके, है ना, अपने आप में क्या है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंक्लूड कर दे रहे हैं, वहाँ पे मिला दे रहे हैं। तो वहीं से क्या भटके हुए लोग हैं ये। फिर अगला इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको क्या कर सकते हो, रिस्ट्रक्चर करना है, ठीक है। द इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नीड रिस्ट्रक्चरिंग है, पहले स्लाइड में बताया था। क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो उस समय के सिचुएशन को देख के इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन अभी जो है 2025 चल रहा है। इट इज़ अ टाइम दैट गिवन अ स्टेटरी बेसिस
टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द इंटेलिजेंस फॉर पॉलिटिकल गेन। ठीक है, इट इज़ अ एनोमोलस अरेंजमेंट एंड इज रिकमेंडेड इन 24 जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर अगला देखो, यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए, पूरा हर एक डायमेंशन को कवर हुआ है। क्या 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 चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट का क्या क्या फ्रेमवर्क है, क्या मेज़र लेना चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो ये तो एक पॉइंट से रिलेटेड है। अब सेम ऐसे ही जितना डायमेंशन हो सकता है वो हर डायमेंशन को हम लोग कवर करेंगे अलग अलग पॉइंट के ऊपर। जैसे अभी नेशनल सिक्योरिटी का टॉपिक चल रहा है, उसमें एक थीम क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी प्लान का। ठीक है, उसको डिस्कस किए। फिर अगले काउंटर टेररिज्म में डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल टेररिज्म में, एक्सटर्नल वायलेंस में, ये सब चीज़ में हम लोग डे बाई डे हम लोग कवर करने वाले हैं, जिससे एग्ज़ाम तक पूरा पेपर 2 का जो सिलेबस है कवर हो जाए और आपके पास एक पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स हो जाए। अब इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हो, टू एड्रेस इंटरनल सिक्योरिटी challenges effectively, India must adopt a unified national security doctrine, streamline its security institution and integrate advanced technology। देखो एक बार फिर से पढ़ो, टू एड्रेस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इफेक्टिवली। अब चैलेंजेस का बात कर रहा हूँ, कैसे लिख सकते हो देखो, इंडिया मस्ट एडॉप्ट अ यूनिफाइड नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन। पहले तो मैं बता रहा हूँ क्या चैलेंजेस, कैसे ऐसे लिखना है, पूरा डिटेल वीडियो बन चुका है ना, चैनल में डला हुआ है, उसको देख लेना। तो यहाँ पे मैं पहले क्या बता रहा हूँ, चैलेंजेस को बता के मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, इसके बाद इसका सॉल्यूशन भी देना है। इंडिया मस्ट एडॉप्ट यूनिफाइड नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन, स्ट्रीमलाइन इट्स सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, है ना, जैसे कि CBI हो गया, CID हो गया, एंड इंटीग्रेट एडवांस टेक्नोलॉजी, जितना भी अभी के रेस्पेक्ट में, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जितना भी टेक्नोलॉजी जो है डेवलपमेंट हुआ है। Strengthening regional stability and modernizing law enforcement will secure comprehensive and adaptive response to emerging threat. Enhanced coordination and strategic planning are essential for secure and resilient। तो यहाँ पे मैं challenges भी बताया हूँ, फिर उसका solution भी दे रहा हूँ। अब इतना point को थोड़ा लिखोगे इसमें conclusion में, तो आप लोग कहाँ से advanced technology तक लिख सकते हो, या फिर आगे जो strengthening regional stability है, तो यहाँ तक इस point को कवर कर सकते हो। क्लियर है, समझ आया? तो ये तो रहा एक टॉपिक जो है पूरा जितना डायमेंशन कवर हो सकता है उसको हम लोग कवर किए हैं। इस क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। कोई भी डाउट होता है तो ये नंबर है, इसमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।